स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों को एक नया व्लॉग में। आज मैं यहाँ से बाकुरियानी से जा रहा हूँ तिबलिसी। बाकुरियानी में मेरा 2 दिन का स्टे था और वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बस स्टॉप के लिए। बाकुरियानी से अगर तिबलिसी जाना है 11 से लेकर 2 बजे के बीच हर एक घंटा आपको एक बस मिल जाएगी। डिस्टेंस है लगभग 3 घंटे की जर्नी, दैट्स समवेयर अराउंड 125 to 130 किलोमीटर्स। और मेरा यहाँ पे जो स्टे था एक गेस्ट हाउस करके था, उसका नाम था कैटरीना। वो बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस था, अमेजिंग गेस्ट हाउस। पर डे स्टे एक 2 बेडरूम के लिए वो था 1500 रुपये। और दिसंबर जो है वो एक पीक टूरिस्ट सीजन है यहाँ पे, तो काफ़ी टूरिस्ट मैंने देखा यहाँ पे। प्राइस तो सही था। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ अभी बस स्टॉप पे। मेरा बोल्ट का ड्राइवर आ रहा है। बोल्ट ऐप यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है बाकुरियानी में। ये जो गाड़ी भरती है तब जाके चालू होगी, उससे पहले गाड़ी चालू नहीं होगी। अभी भी 2 सीट बाकी है, तो गाड़ी पूरा हो जाता है तब जाके ये मासरूत का चलती है। अभी तो यहाँ पे लाइन से 3 गाड़ी लगी है तिबलिसी की। ये शायद 1-1 घंटे के इंटरवल में छोड़ने वाली है। ये रहा तिबलिसी, ये वाला भी तिबलिसी, आगे वाला भी तिबलिसी, 3 गाड़ी लाइन से। जॉर्जिया में खाचापुरी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाते हो, अच्छा खासा रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो काफ़ी महंगा आ जाता है। लेकिन बेकरीज में बहुत सस्ता है। सिर्फ 4 लारी का आता है एक खाचापुरी, यानी लगभग 120-125 रुपये के आसपास आ जाता है। और मैं अभी खाचापुरी लेके निकलता हूँ तिबलिसी। बस अभी 10 मिनट में निकलने वाली है। बस नहीं, मासूद का। ये रहा खाचापुरी वाला बेकरी। हाई लारी, ओके 4 लारी, ऑलराइट, थैंक यू। वीडियो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा तिबलिसी पहुँच गए। हिस्ट्री के बारे में बतानी है जॉर्जिया की, काफ़ी सारी जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है। और ज़्यादातर मैं जियोपॉलिटिक्स इंग्लिश में कवर करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ा ऑडियंस मेरा बड़ा मिल जाता है। तो आई थिंक अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और जॉर्जिया के हिस्ट्री के बारे में जानना है और थोड़ा डिटेल में जॉर्जिया को समझना है, तो आप जियोपॉलिटिक्स वाला वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल में ज़रूर देखिएगा। और मैं ये भी कवर करूँगा कि जॉर्जिया क्यों एक आइडियल कंट्री है अगर आपको रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो। खास करके आपको पता होगा इंडिया में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो वो इंडिविजुअल्स जिनकी आमदनी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, वो काफ़ी हद तक इंडिया छोड़ के जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। खास करके सिंगापुर, दुबई जैसे जगह पे ये लोग जाके सेटल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स थोड़ा लो है। अमेरिका और यूके में भी ये ट्रेंड है। काफ़ी हद तक लोग अपना सेकंड पासपोर्ट लेना चाहते हैं, अमेरिका और यूके के बाहर रिटायर होना चाहते हैं। तो यूरोप एक आइडियल चॉइस है। और यूरोप में काफ़ी सारे ऐसे अच्छे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप रिटायरमेंट का सोच सकते हो, और उसमें जॉर्जिया एक आइडियल कंट्री है। तो क्यों जॉर्जिया एक आइडियल कंट्री है, इसके बारे में मैं इंग्लिश वाले ब्लॉग में वो भी डिटेल से कवर किया हूँ। Georgia is the only country in the world where you I'm see... sorry, no good speaking English. No, I don't ask you. I speak myself. Okay, I Yeah. understand. Yeah, Georgia is the only country in the world where you see both left and right driving. The steering can be on the left side as well as on the right side, and it's pretty normal. So that's something unique about this country. अभी मैं पहुंच चुका हूँ क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। तो ये वाला एक प्लेस है तिबलिसी का, जो ओल्ड टाउन है, वहाँ से 17-18 किलोमीटर्स के आसपास है। बाकुरियानी से मैं पहुँच गया था तिबलिसी लगभग दिन के 3 बजे के आसपास। 3 बजे चेक इन किया मैंने। इस बार मैंने हॉस्टल में स्टे लिया है, पिछले बार मैं अपार्टमेंट में रहा था। हॉस्टल में चेक इन करके जब यहाँ तक आया, लगभग 25 मिनट्स की जर्नी थी टैक्सी की। और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि पहुँचते पहुँचते 45-50 मिनट लग गया। और अभी सनसेट का टाइम है, टाइम बज रहा है 5:05 और अगले 10-15 मिनट में यहाँ पे शाम होने वाली है। आगे कुछ और मैं बोलूँ इससे पहले मैं सोच रहा हूँ पहले ड्रोन उड़ा लेता हूँ, वरना व्यू चली जाएगी।
मतलब यहाँ पे इमेज स्टेचू देखने को मिलेगा। ये सारे के सारा चीज़ जॉर्जिया की हिस्ट्री के बारे में है और ये बनाई गई थी सोवियत एरा के टाइम। और ये बिल्डिंग एक्चुअली फिनिश नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इसको स्टोनहेंज ऑफ जॉर्जिया भी बोला जाता है। Georgia became a Christian country in the 4th century AD. So Georgia was one of the first countries in Europe to adopt Christianity. Georgia mostly follows Orthodox Christianity and more than 90% of its people today are Orthodox Christians. You will see a lot of symbols and elements from Christianity over here. Saint Nino. So C is a very important saint, female saint in Georgia. So you can see the depictions of Saint Nino. Nino is also a common name in Georgian for females. So you will find a lot of Georgian female names with Nino. So C is believed to have created some miracles. So there are several stories around it. So C is also believed to have spread Christianity in Georgia. So Georgia is named after Saint George, but Saint George has never been to Georgia. If you come to Georgia, then in the old square you will find there is a statue of Saint George killing the dragon. Christianity came to Georgia in the 4th century. Between 10th to 13th century, that's believed to be the golden era of Georgian history. It was a very large kingdom at that time in the Caucasus region. So the major king was King David IV, and he took the Georgian Empire all the way to the top. And after his demise, and the kingdom started to lose its glory, so then the Mongols came into the picture, and then Georgia came under the control of Mongols. A little bit unrelated fact about Mongols is that Mongols also tried to attack and invade India, but they were never been in the Indian subcontinent. So there was 6 battles between Alauddin Khalji and the Mongols, but the Mongols never won. Georgia was under the control of the Mongols for some period of time. Then later it came under the Ottomans. In the late 18th and early 19th century, Georgia became part of the Russian Empire. I was expecting to see a lot of more things related to the Mongols, the Byzantines, the Turkish Empire, and other parts of the history of Georgia, because Georgia has been at the crossroads of several battles. So I was expecting a lot more thing about the history of Georgia, but what I see mostly is the stories related to Bible and also the important Saint Nino. This church that's dedicated to Saint Nino. The Chronicles of Georgia, that is actually built with the Soviet Union funds. So when Georgia was a part of Soviet Union, the Chronicles of Georgia was started to be built. But after the disintegration of Soviet Union, when Georgia became an independent country, there was no funding for this one. So that's why this structure is actually left incomplete. So it's not completed actually. Chronicles of Georgia के पीछे एक लेक है, इसका नाम है तिब्लिसी सी. सो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो 1950s में बनाया गया था, और बनाने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे कुछ वाटर एक्टिविटीज़ प्रमोट किया जा सके और यहाँ पे टूरिज़्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. तो ये बनाया गया था सोवियत एरा के टाइम, जब जॉर्जिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री था नहीं, उस टाइम बनाया गया था. यहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत ही अमेजिंग है. अगर आप तिब्लिसी घूमने आते हो तो आई रेकमेंड दिस प्लेस. 24 घंटा खुला रहता है, और रात में लाइटिंग होने के बाद भी अच्छा लग रहा है. जैसे यहाँ पे आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो. क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया से लौटने के बाद मैंने एक्सप्लोर किया तिब्लिसी की नाइट लाइफ. I could really feel
द न्यू ईयर्स वाइब जस्ट एवरीवेयर। रात के 2 बजे तक लोग रास्ते में घूम रहे थे। अगर मैं वेस्टर्न यूरोप की बात करूं तो ख़ास करके गॉलवे या आयरलैंड या फ्रांस जैसे कंट्रीज़ की बात करूं तो वहाँ पे रात के 8 बजे के बाद शायद ही कोई कॉफ़ी शॉप आपको खुली हुई देखने को मिल जाएगी। So this is the famous Bridge of Peace here at Tbilisi. So Tbilisi में ये जो Bridge of Peace है ये ओल्ड टाउन को नया टाउन से जुड़ती है और इसके नीचे से रोड जाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। कम से कम 27,000 नियॉन लाइट बल्ब से इल्यूमिनेटेड है। तो ये बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है। वैसे तो मैं आयरलैंड और जर्मनी में दिवाली के टाइम पटाखे नहीं फोड़ पाया था क्योंकि फायरवर्क्स लिटरली इलीगल है इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन मैंने अपने दिल की तमन्ना जॉर्जिया में पूरा किया जब न्यू ईयर के रात को मैंने फोड़ी ढेर सारे पटाखे। तो आगे की ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड।